कि भाई मुझे टिकट चाहिए। भाई टिकट मांगना सबका अधिकार है, उसके लिए ना डॉक्टर साहब को कोई नाराज़गी होना चाहिए और ना टिकट मांगने वालों को कोई ऐसा लगना चाहिए कि नहीं हम टिकट मांग रहे हैं तो हमें टिकट मिले। भाई टिकट तो मांगना सबका अधिकार है, और ये कोई टिकट बस की और ट्रेन की नहीं है कि आपने ले आए और टिकट ले आके बस में बैठ गए और गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। ये तो संगठन की व्यवस्था है कि किसको पहले देना किसको देना, यहाँ कोई टिकट होल्ड नहीं है। और मेरे ख्याल से मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कह रहा है कि टिकट लगभग चारों विधायकों की रिपीट होगी। कांग्रेस यहाँ पूरी तरह कांग्रेस का वजूद ख़त्म होते जा रहा है, और अभी तक कांग्रेस ने जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया है उन पर दाव खेला है, वो सब डमी रहे हैं। जो ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता है उसकी कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है। आज हम मौजूद हैं एक पत्रकारिता जगत में अपना नाम रोशन करने वाले और वरिष्ठ पत्रकार, जिनको के प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर तक की संस्थाओं ने पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मानित किया है। नर्मदांचल पत्रकार संघ के संरक्षक, पत्रकारिता जगत में अपना एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा वजूद रखने वाले और राजनीतिक गलियारों में अपनी बहुत अच्छी तरीके से पैंठ बनाने वाले, पैंठ रखने वाले, अपनी पहुंच रखने वाले, जनप्रतिनिधियों के बीच में अपना दबदबा और अपनी बात रखने वाले और मुखरता के साथ जनता की बातों को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक पहुंचाने वाले ऐसी शख्सियत प्रफुल्ल तिवारी सर, हम उनके साथ मौजूद हैं। और आज हम नर्मदापुरम विधानसभा की समीक्षा, राजनीतिक समीक्षा के लिए हम उनके साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करने आए हैं, क्योंकि नर्मदापुरम जहां अगर देखा जाए कि यहाँ पर राजनीति की नब्ज़ थामी जाती है और उस नब्ज़ को थामने वाले डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रफुल्ल तिवारी सर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत। और हम चाहेंगे कि सर, अभी क्योंकि चुनावी माहौल बन चुका है, हर पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में हैं। नर्मदापुरम विधानसभा की अगर बोला जाए तो यहाँ पर तो अभी सीट फाइनल नहीं है, लेकिन नर्मदापुरम ज़िले में एक सीट फाइनल हुई है। सर, समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं और किस तरीके के लगते हैं, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ये एक समाजवादी पट्टी है। यहाँ पर सिंबल से ज़्यादा व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाता है, क्योंकि अभी तक इस विधानसभा क्षेत्र का रिकॉर्ड देखा जाए तो इस क्षेत्र में अभी वर्तमान विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा विधायक हैं, और उनका परिवार और वो स्वयं लगभग मेरे ख्याल से 6 वर्ष से इस क्षेत्र की सीट को बरकरार रखा है। उन्होंने उस सीट को बरकरार रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी में सिंबल से जीते, ये बात अलग है, लेकिन उनका व्यक्तिगत वजूद और उनके परिवार का व्यक्तिगत वजूद इसलिए है कि उनके परिवार ने इस नगर में, इस ज़िले में, इस क्षेत्र में शिक्षा का क्षेत्र जो है वो उनकी बड़ी भूमिका रही है उस परिवार की। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि इस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कोई फेरबदल करती है तो शायद ऐसा लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में फिर भाजपा को अपनी सीट बचाना बहुत मुश्किल होगा। तो सर, अगर देखा जाए तो एक काफ़ी बड़ा वक्त जो है वो विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा सर और उनका परिवार जो है काबिज रहा है और उनकी काफ़ी लोकप्रियता भी कही जाती है और दिखती है। तो अभी जिस तरीके से बनाया जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए, ऐसी कोई ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कुछ तथाकथित लोग हैं, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हर आदमी को अपना अधिकार है कि भाई मुझे टिकट चाहिए। भाई टिकट मांगना सबका अधिकार है, उसके लिए ना डॉक्टर साहब को कोई नाराज़गी होना चाहिए और ना टिकट मांगने वालों को कोई ऐसा लगना चाहिए कि नहीं हम टिकट मांग रहे हैं तो हमें टिकट मिले। भाई टिकट तो मांगना सबका अधिकार है, और ये कोई टिकट बस की और ट्रेन की नहीं है कि आपने ले आए और टिकट ले आके बस में बैठ गए और गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। इसके लिए तप, तपस्या, मेहनत, लगन और जनता के बीच में आपका वजूद होना चाहिए।
शर्मा परिवार की जहाँ तक बात करें, व्यक्तिगत डॉक्टर सीतासरण शर्मा की बात की जाए तो उनकी लोकप्रियता मेरे ख्याल से इस 18 वर्षों में और अधिक बढ़ी है। उन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता जो 5 बार सांसद रहे हैं, 2 बार मध्य प्रदेश शासन के मंत्री रहे हैं, बाबू सरताज सिंह को हराना बहुत टेढ़ी खीर थी। जिसको हराना मतलब 5 बार के सांसद को हरा देना, जो दिग्विजय सिंह वो सॉरी अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को उन्होंने इस क्षेत्र में पटकनी दी है और उन्हें डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने विधानसभा चुनाव में करारी हार से उन्हें हराया है। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि शायद यहाँ कोई उनके अलावा कोई प्रत्याशी ऐसा दमदार नहीं है। लिस्ट आई है, उसमें काफ़ी वीआईपी प्रोफाइल नामों का ओपन किया है और उसमें ठाकुर विजयपाल सिंह सुहागपुर विधानसभा से जिनको टिकट दिया गया है, जिनका मुख्यमंत्री की लिस्ट में उनका नाम आया है, तो अभी ये कहा जा रहा है गलियारों में कि काफ़ी चर्चा चल रही है कि उनके कद को काफ़ी तरजीह दी गई है, उनका कद को काफ़ी बड़ा बताया गया है। तो ऐसा आपको महसूस होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट तो देखो, ये तो संगठन की व्यवस्था है कि किसको पहले देना किसको देना। यहाँ कोई टिकट होल्ड नहीं है और मेरे ख्याल से मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कह रहा है कि टिकट लगभग चारों विधायकों की रिपीट होगी और विजयपाल जी को जो टिकट दी है पहले दे दिया बाद में दी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही पितृमोक्ष कड़े दिन चल रहे हैं और लोग कहते हैं कि कड़े दिन में कोई काम शुभ नहीं किया जाना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई कड़े दिन में किसी को कोई शुभ काम नहीं किया जा सकता। ऐसे विद्वान और ऐसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये भी एक शुभ कार्य है, लेकिन हमारे भारतीय हिंदू धर्म में कुछ शुभ काम के लिए ऐसी घोषणा में, जैसे अभी वर्तमान में घोषणा हुई है कि टिकट दे दी गई है, 34 5वीं लिस्ट जारी की गई है और कड़े दिन लग गए हैं और ऐसे में लिस्ट में कुछ संकट और व्यवधान आ सकता है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। और रही विजयपाल जी की, तो विजयपाल जी को टिकट मिलना तय था। वो मुख्यमंत्री के करीबी हैं और उन्होंने अपनी विधानसभा में काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं और इसलिए उन्हें टिकट संगठन ने दी है। पहले और बाद की ऐसी कोई वो नहीं है, संगठन विचार कर रहा है और मुझे लगता है कि टिकट यथावत सभी रहेंगी। सर, अब अपन बात करें दूसरे पहलुओं पे कि विपक्ष कांग्रेस जो है अभी, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए काफ़ी हमलावर हुए हैं विधायक और नर्मदापुरम से लेके इटारसी, और इस विधानसभा में 2 शहर आते हैं बड़े, जिसमें एक नर्मदापुरम और इटारसी, और दोनों की कहीं ना कहीं विचारधारा में कुछ परिवर्तन है, फ़र्क है। और उस हिसाब से देखा जाए वहाँ इटारसी में भी काफ़ी प्रोग्रामों में अभी विधायक जी ने काफ़ी आक्रामक रुख अपनाते हुए काफ़ी बड़े बड़े तोहमतें जिसको कहना चाहिए वो लगाई हैं, सीधा सीधा बाउंसर किया है, लेकिन उसके डिफेंड में कांग्रेस ने एक जवाब भी नहीं दे पाई। तो आपको कांग्रेस का वजूद क्या लगता है? कांग्रेस यहाँ पूरी तरह कांग्रेस का वजूद खत्म होते जा रहा है और अभी तक कांग्रेस ने जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया है, उन पर दाव खेला है, वो सब डमी रहे हैं। जो ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता है उसकी कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है। जो मेहनत कर रहा है 5 साल से, जो पार्टी के लिए समर्पित है। कांग्रेस में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कोई भी व्यक्ति ऊपर से आया और उसको थोप देते हैं। स्थानीय स्तर पर किसी आदमी को वो महत्व नहीं देते, वो समझते हैं कि ऊपर से आदमी आया है तो वो यहाँ उसको हम टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। इसी कारण पिछले बार के चुनाव में बाबू सरताज सिंह को उन्होंने यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अंततः बाबूजी चुनाव हार गए। यदि स्थानीय स्तर पर यदि किसी लोकल व्यक्ति को टिकट दी जाए, लोकल व्यक्ति जनता से सीधे जुड़ा रहता है, वो ग्रामीण क्षेत्र से भी उसका लगाव रहता है, हर आदमी के दुख सुख में रहता है, इसलिए कांग्रेस हमेशा पीछे रह रही है। टिकट वितरण में भी वो जो है उनका कोई ऐसा कोई वजूद नहीं रहता, ऐसा कोई स्तंभ नहीं रहता कि वो किस व्यक्ति को दें। एंड टाइम पे ऐसे व्यक्ति को उतार देते हैं जिससे वो व्यक्ति की हार हो जाती है और भाजपा फिर उस पर काबिज हो जाती है। सर, अभी लेकिन कांग्रेसी खेमों में काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि उनने भाजपा के चमन के एक फूल पंडित गिरिजा शंकर शर्मा जी को, पूर्व विधायक को कांग्रेस में शामिल किया है। और कांग्रेस ये समझ रही है कि उनके आने से, और वैभव शर्मा जी जिनको प्रदेश सचिव भी बनाया गया है, तो उनके आने से काफ़ी कुछ फ़र्क महसूस होगा और काफ़ी इस ज़रिए उनके अरमान पूरे हो सकते हैं। नहीं,
अरमान इसलिए पूरे भी हो सकते हैं कि होशंगाबाद शहर ऐसा शांतिप्रिय और सर्वसद्भाव का शहर है। यहाँ व्यक्ति विशेष देखा जाता है, यहाँ पार्टी सिंबल नहीं देखा जाता। ये नर्मदा अंचल इटारसी होशंगाबाद की तासीर रही है। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें शर्मा परिवार चुनाव जीता है। जीतने का कारण यह है कि वो सीधे जनता से संपर्क रखते हैं। आज वो कांग्रेस में हैं, पहले भाजपा में थे, तब भी वो चुनाव जीते। उनका चुनाव जीतना इसलिए आसान है, यदि कांग्रेस यदि उनको टिकट देती है, चाहे होशंगाबाद से दे या सोहागपुर से दे, क्योंकि वो जनता से सीधा संपर्क रखते हैं। यहाँ होशंगाबाद में सिंबल नहीं, यहाँ व्यक्ति विशेष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उनका हर परिवार में, हर घर में, मतलब हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में वो उठते बैठते हैं, लोगों से सीधा संपर्क रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि गिरिजाशंकर शर्मा कांग्रेस में आए हैं तो कांग्रेस का और आगे महत्व भी बड़ा है और कांग्रेस के पदाधिकारी बड़े उत्सुक हैं। और यदि कांग्रेस उनको इस मौका देती है तो मुझे लगता है शायद गिरिजाशंकर शर्मा से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता। सर, अब अपन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो आपको लगता है कि अभी यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है और किस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ होने की संभावना है और होना चाहिए, तो वो जानना चाहूँगा। नहीं, यहाँ डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है। यहाँ होशंगाबाद में बात की जाए तो अपने यहाँ डॉक्टर साहब ने बहुत काम किया है, इटारसी में भी किया है, लेकिन यहाँ बड़ा रोजगार के कोई साधन नहीं हो पाए हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री डल जाती, कोई फैक्ट्री डल जाती, जैसे बुधनी में 2-2 इंडस्ट्री डली हुई है, वहाँ पूरे प्रदेश के लोगों को रोज़गार मिला है। आज युवा रोजगार से वहाँ कर रहे हैं। ऐसी इंडस्ट्री इस क्षेत्र में यदि डल जाती तो मेरे ख्याल से होशंगाबाद शहर के आसपास के 10-12 ज़िले जो जुड़े हैं इस क्षेत्र से, उन बेरोजगारों को भी रोज़गार मिलता। ये तो ज़रूर एक कमी खली है। तो सर, आपको क्या लगता है कि अभी किस तरीके का रोड मैप इस बार होना चाहिए और पार्टियों को किस तरीके के मैनिफेस्टो में अपने किन चीज़ों को जोड़ना चाहिए? देखो, पार्टी को जोड़ने की बात है तो पार्टी में कार्यकर्ता हैं, संगठन अपना काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, यदि इस बार भाजपा ने बेरोजगार युवाओं, किसानों, मजदूरों के लिए कोई एक अच्छा खासा कोई यहाँ एक व्यवसाय या कोई इंडस्ट्री नहीं खोली तो चुनाव परिणाम में कहीं ना कहीं परिवर्तन तो होगा। क्योंकि जनता जो है इस समय बहुत नाराज़ है और सबसे ज़्यादा जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिला। रही बात 3 साल पहले जो कोरोना आया, उससे कई परिवारों की आर्थिक और स्थिति बहुत ख़राब रही है और अपने यहाँ रोज़गार के कोई बड़े साधन नहीं हैं। इसके लिए भाजपा को ने भी कोई बड़ा साधन, क्षेत्र के विधायक जी को भी ये चीज़ें सोचना चाहिए और आगामी यदि उनको मौका फिर पार्टी देती है तो यहाँ रोज़गार के लिए कोई बड़ा एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए या कोई ऐसी इंडस्ट्री डालें जिससे क्षेत्र की और इस ज़िले की जनता को रोज़गार मिल सके। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे इटारसी जंक्शन बहुत काफ़ी बड़ा जंक्शन माना जाता है, नर्मदापुरम आस्था की नगरी मानी जाती है, दोनों को अगर मिलाया जाए और दोनों को अगर मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग इटारसी के होशंगाबाद, नर्मदापुरम लगभग अटैच हैं, लेकिन उसके बाद भी इटारसी क्षेत्र को जिस तरीके से डेवलप होना था उस तरीके से डेवलप हो नहीं पाया, लोगों का कहना है। तो यहाँ आम नागरिक की मानसिकता क्या कहती है? आपको क्या लगता है कि आम नागरिक क्या सोचता है इस बारे में? नहीं, देखो क्या है, एक तो इटारसी जंक्शन है और जंक्शन होने के बाद पूरे देश और प्रदेश का आदमी उस जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चारों तरफ से आवागमन है ट्रेन का। रही बात वहाँ पर इंडस्ट्री क्यों नहीं डल रही, वहाँ पर व्यवसाय क्यों नहीं डल रहा, वो सबसे बड़ा कारण हमारी एक रुकावट का ये है कि वो जंक्शन के कारण कोई बड़ा उद्योग नहीं खुल पा रहा है। इससे बेरोजगारी की महामारी मच रही है। तो ऐसी स्थिति में होशंगाबाद क्षेत्र में कोई बड़ा ऐसा इंडस्ट्री या कोई व्यवसाय या ऐसी चीज़ खुलना चाहिए जिससे रोज़गार के साधन हो सकें, बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको रोज़गार मिल सके, ऐसा मेरा सोचना है। सर, स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलेंगे? आपके स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं होना चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरीके से यहाँ बढ़ोतरी होना चाहिए? आखिरी सवाल।
नहीं, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं तो यहाँ बहुत बुरी चरमरा गई है। यहाँ पूरी स्वास्थ्य सेवाएं ज़िले में प्रभारियों के भरोसे चल रही है। यहाँ पर जो जिला चिकित्सालय में चाहे सिविल सर्जन और प्रभारी हैं, सीएमओ हैं तो प्रभारी है, पिपरिया में चले जाओ आप तो वहाँ भी बीएमओ है तो प्रभारी है। यहाँ पूरी तरीके से होशंगाबाद ही नहीं पूरे ज़िले में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ा गई है। यहाँ लोग इलाज कराने आते हैं सरकारी अस्पताल में तो उनको यहाँ के स्थानीय डॉक्टर जो है अधिकांश भोपाल रेफ़र कर देंगे या किसी निजी चिकित्सक की डिस्पेंसरी में उनको रेफ़र कर देंगे या फिर कहेंगे कि नहीं भाई आपका इलाज यहाँ नहीं हो सकता है, आप नागपुर चले जाओ। तो ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह ठप है और प्रभारियों के भरोसे चल रही है। स्वास्थ्य के नाम से ये मान के चलो कि धब्बा है, ये होशंगाबाद से है। सर किस तरीके से यहाँ पर सुधार किया जा सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें सुधार ये किया सकता है कि एक तो डॉक्टरों की कमी है, दूसरी चीज़ स्टाफ भी जो है उनके पास जो 25-25, 30-30 साल से यहाँ जमा हुआ है, बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। जैसे भोपाल में आपने देखा होगा कि हर वार्ड में छोटे छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए गए हैं या वार्ड स्तर पर ऐसा कोई स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया जाए, जैसे ग्वालटोली है, एसपीएम है, ये एक शहर का आधा हिस्सा है। अब वहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र खुला है, 2-3-4 स्वास्थ्य केंद्र खुल जाएँ तो वहाँ के आने जाने वाले लोगों को वहीं पर इलाज मिल सकता है। वहाँ एक डॉक्टर बिठा दिया जाए, वहाँ एक क्लिनिक टाइप का खोल दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुविधाएं बहुत बुरी कैसे टप पड़ी हैं, डॉक्टर जाते ही नहीं हैं, नर्सें जाती नहीं हैं। जैसे डोलरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ से अप डाउन कर रहे हैं डॉक्टर लोग, वहाँ कोई देखने वाली, ये जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है। तो सर मोहल्ला क्लिनिक टाइप का कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग करना चाहिए। हाँ, वार्ड स्तर पर खोलें। जैसे अपना 33 वार्ड है तो 33 वार्ड में कम से कम ऐसे 10 वार्ड चिन्हित कर लें कि जहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया गया है, जिससे लोगों को इस स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिल सके और अच्छा इलाज मिल सके, वहाँ डॉक्टर अच्छे बैठ सकें, ऐसी सुविधा होना चाहिए। धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे कि प्रफुल्ल सर ने काफ़ी कुछ समीक्षा की इस क्षेत्र के बारे में, इस क्षेत्र की राजनीति के बारे में, आने वाले चुनाव में किस तरीके से पार्टियां अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं, किन मुद्दों के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं, ये बात काफ़ी क्लियर कर दी, काफ़ी साफ कर दी। प्रफुल्ल सर ने ये भी बता दिया कि किस तरीके की स्थितियां बनेंगी, किस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।